सरदार आसिफ का एक शेर है, चलो आजाद होकर हम इतना तो सीखे, कोई सरकार आती है तो कोई सरकार जाती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब से यह देश आजाद हुआ है तब से यह लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के माध्यम से यानी कि लोगों के माध्यम से सरकार बनती है। जब तक लोगों को लगता है कि सरकार किस पार्टी की होनी चाहिए तब तक उसे वोट मिलते हैं और उसके बाद जब लगता है कि इसकी सरकार नहीं बननी चाहिए तो वोट नहीं मिलते हैं। तो हर बार लोकसभा के चुनावों के बाद जब यह पता चलता है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी या गठबंधन की बनेगी तो उसके बाद फिर सुनिश्चित किया जाता है कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री परिषद में होंगे। तो उसी क्रम में 18वीं लोकसभा का चुनाव अब हो चुका है। तो खबर यही है कि आखिर जो लोग हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, यानी कि वो मंत्री बन चुके हैं। तो अभी हाल ही में 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ है और राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई है द्रौपदी मुर्मू ने। और साथ में देखिए सरकार किसकी बनी है, एनडीए की, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर मंत्री जो हैं वो बीजेपी से हैं, उसके अलावा जो साथ में एनडीए में जो अन्य पार्टियां हैं कुछ मंत्री वहां से भी हैं। तो कुल मिलाकर जितने मंत्री हैं उसमें प्रधानमंत्री को भी मिला दिया जाए तो पीएम और उसके अलावा प्लस 71 और इतने मंत्री यहां पर दिखाई देते हैं, यानी कि 30 कैबिनेट में हैं। इसके अलावा 5 स्वतंत्र प्रभार में हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। तो यही हम जानने का आज प्रयास करेंगे हमारे इन चर्चा के बिंदुओं के माध्यम से कि आखिर यह मंत्री परिषद क्या है। तो सबसे पहले यही हमारा पॉइंट है कि क्या है केंद्रीय मंत्री परिषद। फिर इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, फिर प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री कौन होता है, उसके बाद राज्य मंत्री कौन होता है जो स्वतंत्र प्रभार में होता है, और उसके अलावा एक और राज्य मंत्री है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, फिर उसके बाद इन मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए जरूरी है कि उसकी कार्यपालिका जब हो तो कार्यपालिका में कौन हो, प्रधानमंत्री हो और मंत्रिपरिषद हो जो उसे सहायता दे और सलाह दे। अब इसके लिए जब चुनाव होता है और उसके बाद मंत्रिपरिषद जो सामने आप देखते हैं तो कैसे अस्तित्व में आती है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति किसे बनाता है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री सुनिश्चित करता है, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसके माध्यम से पूरा मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री परिषद बनता है। अब देखिए सरकार की जितनी भी नीति निर्माण होते हैं वो कौन करता है, यही मंत्री परिषद करता है, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन देखिए कार्यपालिका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं। सारे काम कौन करेंगे, मंत्री परिषद करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, और ये सारी जानकारी कहां जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी। तो मंत्री परिषद क्या काम कर रही है वो जानकारी भी प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को। अब यहां पे देखिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह बात कैसे तय हुई है, संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2000 तय में यह बात तय हुई थी। अब बात आती है संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 74 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब यहां पे देखिए जब सबसे पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और उसके बाद फिर देखिए जो प्रधानमंत्री आएंगे वो कौन से होंगे, जिसको जीती हुई पार्टियों में जो लोग तय करेंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे नेता होंगे। फिर उसके बाद देखिए वो जब सलाह दे देंगे तो वहां पर जब प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद बन जाएगी तो फिर मंत्रिपरिषद क्या कार्य करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देने का। अब राष्ट्रपति को कोई सलाह मान लीजिए दी जाती है तो वह सलाह अदालत में जांच के लिए नहीं जाएगी। और उसके अलावा एक बात कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी मामले में पुनर्विचार के लिए किसी निर्णय को बोलता है मंत्रिपरिषद से, अब इसको फिर से देखिए। अब मंत्रिपरिषद की किसी बात को, सलाह को जब वह भेजता है राष्ट्रपति वापस से पुनर्विचार के लिए और मंत्रिपरिषद उस पर विचार करके स्पष्ट करती है यह उसकी सलाह है, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस सलाह को मानता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो बात कही गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी,
उसके बाद मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति की सलाह पर होगी। तो इस संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, सीधे इससे सवाल पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद देखिए, संसद का सदस्य बने बिना भी कोई मंत्री बन सकता है। अनुच्छेद 75 के तहत यह बात सुनिश्चित हो सकती है 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, संसद का सदस्य बनना होगा। और संसद का सदस्य अगर वह बन जाता है तो फिर उसके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने तक वह संसद का सदस्य नहीं बनता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि उसे अपने मंत्री पद को त्यागना पड़ेगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के जो भी कार्य हैं, जैसे नीति निर्माण है या विभागों के कार्य हैं, वो यही देखता है मंत्रिपरिषद। उसके अलावा अनुच्छेद 78 जो है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य इसमें सुनिश्चित होते हैं मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। तो यह बात स्पष्ट रहेगी कि ये जितने भी निर्णय होंगे मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री ही सूचित करेंगे। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका। अब भूमिका की देखिए बात करें, जो प्रधानमंत्री होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होगा, लेकिन फिर भी वह बराबर ही रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 75 में बात क्या कही गई है? सामूहिक उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके समक्ष रहेगा? लोकसभा में। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई गलती अगर होती है मंत्रिपरिषद से, या फिर कोई भी जो कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा लोकसभा में, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हैं तो प्रमुख लेकिन बराबर ही हैं। फिर उसके बाद यहां पे अगली बात आती है कि जो नीतिगत मुद्दे हैं, विभिन्न विभाग हैं, वहां पे वो निर्णय लेगा प्रधानमंत्री, जो विभाग या जो मंत्रालय किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। जैसे इस बार की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। इसके अलावा विभाग भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। इसकी देखरेख भी प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे, क्योंकि ये किसी अन्य के पास नहीं है, इन्हीं के पास है। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, और सीधी सी बात है, दिन प्रतिदिन का जो भी प्रशासन रहेगा, जो मंत्रालयों के बीच की निगरानी रहेगी, वो कौन करेगा? वह इस परिषद का प्रमुख करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है कैबिनेट मंत्री कौन है? चूंकि 3 प्रकार के मंत्री हमने देखे, कैबिनेट, राज्य स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री के, यानी उन्हें बनाया जाता है, जो वरिष्ठता के आधार पर या अनुभवों के आधार पर या उनके ज्ञान के आधार पर यह तय करता है प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद देखिए, अब ये काम क्या करेंगे? जो मुख्य मंत्रालय हैं इनके पास रहेंगे, और मुख्य मंत्रालय में ही जो रणनीति है और महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इन्हीं मुख्य मंत्रालयों से होंगे। जैसे गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। तो यानी कि कैबिनेट मंत्री के पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय रहेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे कुछ उदाहरण के लिए, इस बार अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जो पिछली बार भी थे। फिर नितिन गडकरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री। फिर इसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद बात आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में देखिए, तो जो कनिष्ठ सदस्य होंगे, क्योंकि वहां पे मुख्य यह प्रयास किया जाता है जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो कैबिनेट में जाते हैं, और कनिष्ठ ऐसे कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। फिर यहां पे देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है? इनके पास भी कोई ना कोई मंत्रालय रहेगा जिसमें यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, जो इनके पास रहेगा, और ये सीधे के सीधे अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे। तो देखिए, इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन मुख्य मंत्रालय कहां है? कैबिनेट के पास है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा बैठकें होती हैं, मंत्रिपरिषद की ज्यादातर बैठक जो होती है वो कैबिनेट मंत्रियों की होती है। कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी, और मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि इस बैठक में इन्हें भी बुलाना है तो इन्हें अलग से फिर बुलाया जाएगा, लेकिन आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसे ही मंत्रिपरिषद का निर्णय कह दिया जाता है। फिर बात आती है एक और, राज्य मंत्री। अब देखिए, राज्य मंत्री जो हैं इनके पास कोई खास मंत्रालय प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास जो मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय के अंतर्गत ही एक मंत्रालय में 2 या 3 राज्य मंत्री को निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे वित्त मंत्रालय में 2-3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, गृह मंत्रालय में 2-3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये जो उन्हें कार्य उनके वरिष्ठ के द्वारा सौंपा जाएगा, ये वो कार्य करेंगे, यानी कि इनके पास डायरेक्ट कोई नहीं रहेगा, प्रभार रहेगा, लेकिन जो इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को ये निभाएंगे। तो स्पष्ट है तीनों में अंतर। अब संख्या देखिए, तो कैबिनेट में 30 है, और स्वतंत्र जो है प्रभार में राज्य मंत्री वो 5 हैं,
और राज्य मंत्री 36 है। संख्या कितनी हुई? 71 हुई। और एक प्रधानमंत्री है, वो उनके पास भी मंत्रालय है, तो वो हो गए +1 72। अब उसके बाद देखिए इनके उत्तरदायित्व भी हैं, जैसे मैंने कहा सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 75 के तहत सुनिश्चित किया गया है, लोकसभा के प्रति रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी तय है, यह भी अनुच्छेद 75 के तहत सुनिश्चित होता है। और इसमें क्या बात कही गई है कि अगर किसी मंत्री को राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति हटाते हैं। ये स्पष्ट रहेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों की चर्चा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न बहुत आसान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 74, 75, 78 या 88? आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।